हाँ, जब ये सारी बातचीत हुई तो हम डॉक्टर गैरी के कमरे में ही थे, क्योंकि डॉक्टर गैरी के बाद गोल्डन स्पॉट पर सबसे सीनियर साइंसदान मैं था। डॉक्टर रोस्टर ने जवाब देते हुए कहा, तफसील से बताओ वहाँ क्या क्या बातें हुई। इमरान ने पूछा तो डॉक्टर रोस्टर ने डॉक्टर गैरी और मर्फी के दरमियान होने वाली बातचीत के साथ डॉक्टर मार्श के साथ होने वाली गुफ्तगू और फिर सब मास्टर कंप्यूटर से होने वाली चेकिंग की पूरी तफसील बता दी। अगर ये वॉकर ग्रुप हमें हलाक कर देता तो तुम सब वापस चले जाते, इमरान ने पूछा। हाँ, हम तैयार थे, सिर्फ इस इंतजार में थे कि तुम सब हलाक हो जाओ तो हम वापस जाएं, क्योंकि चीफ मर्फी ने कहा था कि हम रिपोर्ट देकर वापस जाएंगे। डॉक्टर रोस्टर ने जवाब दिया, सेफ एरिया के अंदरूनी तफसीलात बताओ, तुमने उसे कैसे क्लोज किया है और कैसे उसे खोला जाएगा, इमरान ने पूछा। तो डॉक्टर रोस्टर ने तफसीलात बतानी शुरू कर दी। ठीक है, अब तुम हमारे साथ वहां चलोगे, इमरान ने कहा। तुम मुझे तो ना मारोगे, डॉक्टर रोस्टर ने खौफजदा से लहजे में पूछा। मैं तो डॉक्टर गैरी और उसके साथी साइंसदान को भी ना मारना चाहता था, लेकिन डॉक्टर गैरी और डॉक्टर रेमंड दोनों उनके साथ उस अंदाज में मिलकर चल रहे थे कि अगर मैं उन्हें बचाने की कोशिश करता तो फिर मैं खुद और मेरे साथी भी हलाक हो जाते, क्योंकि वॉकर और उसके साथी तरबियत याफ्ता अफराद थे। अब भी वो इसलिए इतनी आसानी से हलाक हो गए हैं कि उन्हें इस बात का तस्वुर भी ना था कि उनके साथ इस तरह भी हो सकता है। उनके जहन में मामूली सा खदशा भी मौजूद न था, वरना वो इस कदर आसानी से न मारे जा सकते, और उनकी वजह से मजबूरन मुझे डॉक्टर गैरी और डॉक्टर रेमंड को भी हलाक करना पड़ा। और फिर जब तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी आया तो मुझे खदशा था कि कहीं तुम्हारे पास असला ना हो और तुम मेरे बेहोश साथियों को हक न कर दो, इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर फायर खोलना पड़ा। तुम चूंकि दूसरे से हटकर दौड़ रहे थे, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम पर फायर न खोला था और तुम सिर्फ दहशत से बेहोश होकर गिर गए थे। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, अगर तुम हमारे साथ ताउन करोगे तो तुम जिंदा रहोगे, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। कैसा ताउन? डॉक्टर रोस्टर ने चौंक कर पूछा। तुम हमें गोल्डन स्पॉट के सेफ एरिया में ले जाओगे और वहाँ सेफ एरिया को ओपन करोगे। हम वहाँ मौजूद मशीनरी को चेक करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या इस मशीनरी से पाकिस्तान को कोई खतरा लाक है या नहीं, और अगर लाक हुआ तो हम तुम्हारे जरिए इस मशीनरी में ऐसी तब्दीलियां कराएंगे जिससे ये खतरा खत्म हो जाए, और अगर ना हुआ तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम उसे तबाह नहीं करोगे? डॉक्टर रोस्टर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान को अलहदा टारगेट बनने से रोकना चाहते हैं, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं सीनियर साइंसदान हूँ, डॉक्टर गैरी के बाद मैं इस मशीनरी को सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं उसे ऑपरेट कर सकता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारे सामने ऐसी तब्दीलियां कर दूंगा कि पाकिस्तान को टारगेट बनाया ही न जा सकेगा, डॉक्टर रोस्टर ने खुश होते हुए कहा। इसका फैसला इस तरह होगा कि तुम अब चीफ मर्फी को कॉल करके उसे बताओ कि यहाँ हौलनाक जंग हुई है और वॉकर और उसके ग्रुप के साथ साथ हम सब भी मारे गए हैं और सिर्फ तुम अकेले जिंदा बचे हो। फिर चीफ मर्फी तुमसे जो कुछ कहे तुम उस पर अमल करने की हामी भर लेना, लेकिन तुमने बहरहाल हमारे साथ जाकर वहाँ तब्दीलियां करनी है, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं कर लेता हूँ बात, तुम बेफिक्र रहो, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, डॉक्टर रोस्टर ने जवाब दिया। तो चलो, इमरान ने कहा और डॉक्टर रोस्टन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, आप डॉक्टर रोस्टन की आवाज में उस मर्फी से बात नहीं कर सकते, सफदर ने पाकिस्तानी जुबान में बात करते हुए कहा, ताकि डॉक्टर रोस्टन बातचीत को न समझ सके। नहीं, मर्फी हेडक्वार्टर में है, हो सकता है वहाँ भी आवाज वगैरह चेक होती हो, इसलिए मैं बराह रास्त डॉक्टर रोस्टन की बात कराना चाहता हूँ ताकि वो हमारी तरफ से मुतमईन हो जाए और हम अपना मिशन मुकम्मल करके वापस चले जाए, इमरान ने भी पाकिस्तानी जुबान में जवाब दिया और सफदर ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। मर्फी अपने ऑफिस में बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था। डॉक्टर रोस्टन के साथ उसकी तफसीली बातचीत हो चुकी थी और उसने इस बातचीत के दौरान डॉक्टर रोस्टन की पर्सनल फाइल भी चेक कर ली थी, क्योंकि उसे खदशा था कि कहीं डॉक्टर रोस्टन की जगह इमरान बात न कर रहा हो। इसलिए उसने पर्सनल फाइल के मुताबिक डॉक्टर रोस्टन से जाती सवाल किए थे, जिनके जवाब डॉक्टर रोस्टन ने दुरुस्त दिए थे। इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन हो गया था कि बात करने वाला डॉक्टर रोस्टन ही है। गो उसे इस इत्तला ने शदीद धचका पहुंचाया था कि सिवाय डॉक्टर रोस्टन के बाकी सब साइंसदान हलाक हो गए थे, और ये क्रैकॉन और इसराइल के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि ये उनके चोटी के साइंसदान थे। लेकिन बहरहाल गोल्डन स्पॉट की असल मशीनरी भी बच गई थी, और सबसे ज्यादा ये कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और खासतौर पर इमरान भी हलाक हो चुका था। इस लिहाज से मर्फी उसे बहुत बड़ा कारनामा समझ रहा था, क्योंकि साइंसदान तो और मिल सकते थे, लेकिन इमरान और उसके साथी अगर जिंदा बच जाते तो फिर गोल्डन स्पॉट को मुसलसल खतरा लाहक रहता। इसलिए उसने हेडक्वार्टर को भी अपनी कामयाबी की तफसीली रिपोर्ट दे दी थी, और डॉक्टर रोस्टन को उसने कह दिया था कि वो टॉक्स चला जाए और वहाँ रहे जब तक कि क्रैकॉन गोल्डन स्पॉट के तबाहशुदा हिस्से की दोबारा बहाली नहीं कर लेता, और काम करने के लिए
दूसरे साइंसदानों का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक वो टॉक्स में ही रहे। हेडक्वार्टर ने उसे कह दिया था कि वो जल्दी इंजीनियर और साइंसदानों की नई टीम तैयार करके गोल्डन स्पॉट भिजवा देगा और हंगामी बुनियादों पर गोल्डन स्पॉट की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। हेडक्वार्टर ने भी इमरान और उसके साथियों की मौत को मर्फी का बहुत बड़ा कारनामा करार दिया था, इसलिए मर्फी इस वक्त इंतहाई मुतमईन नजर आ रहा था। अब चूंकि बाकी काम हेडक्वार्टर का था, इसलिए एक लिहाज से मर्फी के सेक्शन का काम खत्म हो चुका था। अचानक सामने पड़े फोन की घंटी बज उठी तो मर्फी चौंक पड़ा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मर्फी बोल रहा हूँ। मर्फी ने तहकुमाना लहजे में कहा, बॉस, चेयरमैन साहब का हुक्म है कि आप फौरन उनसे फोन पर राब्ता करें। दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। ठीक है, मर्फी ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसने मेज की दराज खोली और एक सुर्ख रंग का कार्डलेस खुसूसी साख्त का फोन पीस निकाला। ये फोन पीस क्रैकऑन के हेड, जिसे चेयरमैन कहा जाता था, से बातचीत के लिए मखसूस था। मर्फी ने उसे ऑन किया और फिर उस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। यस, एक भारी और बावकार आवाज सुनाई दी और मर्फी ने आवाज पहचान ली। ये चेयरमैन की मखसूस आवाज थी। मर्फी बोल रहा हूँ जनाब। मर्फी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। मर्फी, तुमने हेडक्वार्टर को गोल्डन स्पॉट के बारे में जो रिपोर्ट दी है उसे हेडक्वार्टर में बेहद सराहा गया है और इसकी रिपोर्ट इस्राएली हुक्काम को भी भिजवा दी गई है, लेकिन इस्राएली हुक्काम को इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं आया, इसलिए इस्राएली सदर तुमसे इस सिलसिले में मजीद तफसीली बातचीत करना चाहते हैं। चेयरमैन ने नर्म लहजे में कहा। यस सर, ये मेरे लिए एजाज है जनाब कि इस्राएल के सदर साहब से मेरी बात होगी जनाब। मर्फी ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर उनकी तरफ से कॉल का इंतजार करो और जो कुछ वो पूछे उसका तफसील से जवाब देना। दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, मर्फी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। हेलो। कुछ देर की खामोशी के बाद एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। यस, मर्फी बोल रहा हूँ। मर्फी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैं मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया। क्राइम बाद मर्फी ने जवाब दिया। हेलो, मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक इंतहाई बावकार सी आवाज सुनाई दी। यस सर, मैं मर्फी बोल रहा हूँ जनाब। मर्फी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। मिस्टर मर्फी, मुझे क्रैकऑन हेडक्वार्टर से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में जो रिपोर्ट मिली है उस पर मैं आपसे बराह रास्त बात करना चाहता हूँ, सदर ने कहा। यस सर, मर्फी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इमरान और उसके साथी हलाक हो चुके हैं और आपको ये रिपोर्ट एक साइंसदान डॉक्टर रोस्टन ने दी है। क्या डॉक्टर रोस्टन इमरान और उसके साथियों को पहचानते हैं? सदर ने पूछा। नहीं जनाब, वो कैसे उन्हें पहचान सकते हैं? वैसे भी वो मेकअप में थे और एग्री में बने हुए थे, मर्फी ने जवाब दिया। फिर किस तरह ये बात तय समझी गई कि इमरान और उसके साथियों का खात्मा हो चुका है? सदर ने कहा। जनाब, हालात व वाकयात की तफसील भी रिपोर्ट में शामिल है जनाब, मर्फी ने कहा। इसमें इंतहाई मुख्तसर बातें हैं, आप मुझे तफसील बताएं, क्योंकि उस इमरान और उसके साथियों के साथ इसराइल का कई बार टकराव हो चुका है और इसराइल की इंतहाई वसी बाख्तियार और मुनज़्ज़िम तंजीमों ने उसके खात्मे की कोशिश की है, लेकिन आज तक ये लोग मारे नहीं जा सके। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक तो गोल्डन स्पॉट की असल मशीनरी बच गई है, लेकिन इसराइल के नुक्ते नजर से अगर ये मशीनरी ना भी बचती और इमरान और उसके साथी या सिर्फ इमरान ही हलाक हो जाता तो पूरी दुनिया के यहूदी इस खबर पर खुशी से नाच उठते। इसलिए मुझे इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं आ रहा, सदर ने खुली बात करते हुए कहा। यस सर, आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन बहरहाल ये शख्स अपने साथियों समेत क्रैकऑन के हाथों मारा जा चुका है और अगर आप हुक्म दे तो उनकी लाशें भी इसराइल भिजवा दी जाए, मर्फी ने बड़े फकरिया लहजे में कहा। आप पूरी तफसील बताएं, जिस तरह वाकयात पेश आए हैं, सदर ने पूछा। तो मर्फी ने शुरू से लेकर आखिर तक और डॉक्टर रोस्टन से होने वाली बातचीत तक तफसीलात बता दी। आपको मालूम है कि इमरान आवाज और लहजे की नकल कर लेता है। क्या आपने चेकिंग की है कि डॉक्टर रोस्टन की जगह आपसे बात करने वाला इमरान तो ना था? सदर ने कहा और मर्फी ने बता दिया कि उसने इस खदशे के पेश नजर डॉक्टर रोस्टन से कई पर्सनल सवाल किए थे, जिनका इल्म किसी सूरत भी इमरान को ना हो सकता था और डॉक्टर रोस्टन ने तमाम सवालात के जवाब दुरुस्त दिए थे। आप ऐसा करें कि खुद फौरी तौर पर वहां जाए और इस बात को हतमी बनाए कि इमरान और उसके साथी हलाक हो चुके हैं, सदर ने कहा। ठीक है सर, आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो जनाब मैं खुद जाकर चेकिंग भी कर लेता हूँ और उनकी लाशें भी इसराइल को भिजवा देता हूँ, मर्फी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो मर्फी ने फोन ऑफ कर दिया। नॉनसेंस, इस कदर ताकतवर मुल्क का सदर होने के बावजूद एक आदमी से इस कदर खौफजदा हो रहा है
नॉनसेंस, मर्फी ने गुस्सीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि वो मजीद कोई सवाल करता, मेज पर मौजूद सफेद रंग के फोन की घंटी बज उठी और मर्फी ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, मर्फी ने तहकुमाना लहजे में कहा। हॉबर्ट से एमजे की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। एमजे की बात कराओ, मर्फी ने कहा, क्योंकि उसने एमजे को उस ग्रुप के साथ गोल्डन स्पॉट और हॉबर्ट भिजवाया था ताकि वो वहां मौजूद तमाम लाशों को उठाकर टॉक्स ले जाए, वरना ये लाशें वहां पड़े पड़े खराब हो जाएगी और फिर दोनों जजीरों की सफाई मसला बन जाएगा। हेलो जी, मैं एमजे बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? मर्फी ने कहा। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक पहले हम गोल्डन स्पॉट गए और वहां से लाशें उठाकर टॉक्स पहुंचा दी। उसके बाद हम हॉवर्ड गए और हम वहां मौजूद लाशें इकट्ठी कर ही रहे थे कि गोल्डन स्पॉट पर एक खौफनाक धमाका हुआ। इस कदर खौफनाक जिससे वहां सैकड़ों एटम बम बैक वक्त फट पड़े हों। काफी देर तक धमाके होते रहे। हम बेहद परेशान हुए और जब धमाके खत्म हुए तो हम वहां गए तो जनाब वहां तो पूरा गोल्डन स्पॉट तबाह हो चुका है। आधे से ज्यादा जजीरा तो समंदर में गर्क हो गया है। वहां तो मुकम्मल तबाही हो चुकी है। हम वापस यहाँ हॉबर्ट पहुंचे हैं और अब यहाँ से मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। दूसरी तरफ से एमजे ने कहा तो मर्फी को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जहन माउफ हो गया हो। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में हो? सेफ एरिया तो क्लोज था, फिर वो कैसे तबाह हो सकता है? चंद लम्हों बाद मर्फी जैसे फट पड़ा। सेफ एरिया से आपका मतलब वो ऊंची दीवारों वाला हिस्सा है? एमजे ने कहा। हाँ, उसमें तो हवा भी दाखिल नहीं हो सकती, फिर वो कैसे तबाह हो सकता है? मर्फी ने चीखते हुए कहा। उस हिस्से में खौफनाक तबाही हुई है जनाब। दीवारें तक टूट फूट चुकी हैं और वहां मौजूद तमाम मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। उसका काफी हिस्सा समंदर में गर्क हो चुका है। उसके बाहर जो हिस्सा था वो तो पहले ही तबाहशुदा था। वहां से तो हमने लाशें उठाई थी। एमजे ने कहा। जब तुमने लाशें उठाई थी तब वो हिस्सा ठीक था? मर्फी ने पूछा। यस सर, दीवारों की वजह से हम उसके अंदर न जा सके थे, लेकिन अब तो वो हिस्सा खुला हुआ है और मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा है। अलबत्ता जनाब, वहां से एक लाश मिली है जिसे गोली मारकर हलाक किया गया था। बूढ़ा आदमी था, साइंसदान लगता था। एमजे ने जवाब दिया। क्या उसका चेहरा बच गया था? मर्फी ने पूछा। यस जी, एमजे ने जवाब दिया। उसका हुलिया बताओ, मर्फी ने पूछा। तो एमजे ने हुलिया तफसील से बता दिया। वेरी बैड, ये तो डॉक्टर रॉस्टन का हुलिया है। वो तो टॉक्स चला गया था। वेरी बैड, तुम हॉबर्ट पर काम करने वालों को तो पहचानते होगे? मर्फी ने ख्याल के तहत पूछा। यस बॉस, मैं पहले हॉबर्ट में ही काम करता रहा हूँ। एमजे ने जवाब दिया। कार्डिक को भी तुम पहचानते होगे? मर्फी ने पूछा। यस बॉस, अच्छी तरह पहचानता हूँ। उनकी लाश भी हॉबर्ट में मौजूद है। एमजे ने जवाब दिया। हॉबर्ट में जो लाशें मिली हैं, उनमें 2 औरतों और 4 अग्रिमी अजनबी मर्दों की भी लाशें होंगी। मर्फी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। नो सर, वहाँ औरतों की लाशें तो सिरे से ही मौजूद नहीं है। अलबत्ता 3 बूढ़े आदमियों की लाशें मिली हैं जो अपने हुलियों और लिबास से साइंसदान लगते हैं। एमजे ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो? वहाँ औरतों की लाशें नहीं हैं? मर्फी ने चीख कर पूछा। नहीं जनाब, हमने पूरे जजीरे हॉबर्ट में घूमकर लाशें एक जगह इकट्ठी कर ली हैं। यहाँ और कोई लाश नहीं है। एमजे ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि सब कुछ फ्रॉड था। वो इमरान और उसके साथी नहीं मारे गए, बल्कि उन्होंने गोल्डन स्पॉट को ही तबाह कर दिया है। वेरी बैड, मर्फी ने इस बार मरे मरे लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और फिर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उसे वाकई यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग में खौफनाक धमाके हो रहे हों और वो न जाने कितनी देर तक उसी तरह बैठा रहा था कि अचानक फोन की घंटी बज उठी और मर्फी ने एक तवील सांस लिया और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मर्फी ने आहिस्ता से कहा। चेयरमैन साहब का हुक्म है कि आप उन्हें फौरन कॉल करें। दूसरी तरफ से उसके पीए की आवाज सुनाई दी। अच्छा, मर्फी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज पर ही पड़े हुए सुर्ख फोन को ऑन करके उसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही चेयरमैन की तेज आवाज सुनाई दी। मर्फी बोल रहा हूँ जनाब, मर्फी ने आहिस्ता से कहा। मर्फी, मुझे अभी अभी टॉक से इत्तला मिली है कि गोल्डन स्पॉट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, जबकि तुमने रिपोर्ट दी थी कि असल हिस्सा सेफ एरिया क्लोज हो जाने की वजह से बच गया है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले हलाक हो गए हैं। फिर उसे किसने तबाह किया है? चेयरमैन की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मुझे भी अभी चंद लम्हे पहले रिपोर्ट मिली है जनाब। वाकई गोल्डन स्पॉट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वहाँ अचानक सेफ एरिया के अंदर से इंतहाई खौफनाक धमाके सुनाई दिए हैं। फिर मेरे आदमी वहाँ पहुंचे तो सेफ एरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है।
उसकी तमाम मशीनरी भी और उसका काफी हिस्सा इन धमाकों की वजह से समंदर में गर्क हो चुका है। और जनाब, वहाँ से डॉक्टर रॉस्टन की लाश भी मिली है। उसे गोली मारकर हलाक किया गया था और उन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें भी हॉबर्ट से नहीं मिली। इसका मतलब है जनाब कि हमारे साथ धोखा हुआ है, डॉक्टर रॉस्टन को इस्तेमाल किया गया है। हम यही समझते रहे कि वो लोग हलाक हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर रॉस्टन से हमें ओके रिपोर्ट दिलवाकर हमें मुतमईन कर दिया और फिर वो डॉक्टर रॉस्टन को साथ लेकर सेफ एरिया में दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ इंतहाई पावरफुल खौफनाक बम नस्ब कर दिए और डॉक्टर रॉस्टन को हलाक करके वो वहाँ से निकल गए और फिर उन्होंने उन बमों को डिस्चार्ज करके सब कुछ तबाह कर दिया। मर्फी जब बोलने पर आया तो बोलता चला गया, वेरी बैड। इसका मतलब है कि क्रैकॉन जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था वो चंद अफराद के हाथों खत्म हो गया। मशीनरी भी खत्म, साइंसदान भी खत्म, जजीरा भी खत्म, क्या रह गया बाकी? वेरी बैड। इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। पूरी दुनिया के यहूदियों का ख्वाब बिखर कर रह गया, वेरी बैड। दूसरी तरफ से चेयरमैन ने हिजयानी अंदाज में बात करते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो मर्फी ने फोन ऑफ कर दिया। हाँ, वाकई सब कुछ खत्म हो गया। यहूदी एक बार फिर इन चंद मुसलमानों से शिकस्त खा गए। मर्फी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसी लम्हे एक बार फिर सफेद फोन की घंटी बज उठी और मर्फी ने इंतहाई ढीले हाथों से रिसीवर उठा लिया। यस, मर्फी ने इंतहाई मुर्दा से लहजे में कहा, जनाब, कोई पाकिस्तानी अली इमरान आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से उसके पीए की आवाज सुनाई दी, अली इमरान, ओ वो, ठीक है बात कराओ। मर्फी ने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा, हेलो, अली इमरान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। यस, क्या बात है? मर्फी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कहा, वरना उसका दिल तो चाह रहा था कि फोन पे इसमें घुसकर दूसरी तरफ मौजूद इस इमरान की गर्दन पकड़ ले। मर्फी, तुम्हें गोल्डन स्पॉट की मुकम्मल तबाही की इत्तला मिल चुकी होगी। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम अपनी इस तंजीम क्रैकॉन के बड़ों को अच्छी तरह समझा देना कि अब अगर उन्होंने पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश की तो फिर क्रैकॉन का हेडक्वार्टर और उसके सब बड़े तुम समेत अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। मुझे मालूम है कि गोल्डन स्पॉट की तबाही के बाद क्रैकॉन एक आम मुजरिम तंजीम रह गई है, इसलिए मैंने उसके हेडक्वार्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई की तो फिर तुम्हारा यह हेडक्वार्टर और तुम्हारी ये तंजीम सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मर्फी काफी देर तक तो रिसीवर पकड़े बैठा रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। उसका चेहरा इस तरह बुझ चुका था जैसे वो वाकई लाश में तब्दील हो चुका हो। इमरान अपने साथियों समेत इस वक्त केटो के एक होटल में मौजूद था। डॉक्टर रोस्टन को साथ लेकर वो उनकी मखसूस आबदोस्त में वापस कोटामो जजीरे पर पहुंचे थे और फिर डॉक्टर रोस्टन ने स्पेशल वे खोला और वो अंदर दाखिल हो गए। क्योंकि सेफ एरिया मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया गया था, इसलिए वहां मौजूद सब मास्टर कंप्यूटर भी ऑफ था और इमरान ने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले उस मास्टर कंप्यूटर को नाकारा कर दिया था। डॉक्टर रोस्टन ने जब इमरान को ऐसा करते हुए देखा तो वो पागलों के से अंदाज में सब मास्टर कंप्यूटर को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। लेकिन जाहिर है नतीजा इसके सिवा क्या निकल सकता था कि वो खुद भी गोलियां खाकर लाश में तब्दील हो गया। फिर इमरान ने वहां मौजूद तमाम मशीनरी को फायरिंग के जरिए नाकारा किया और फिर वहां सुपर मेगा पावर के 4 ताकतवर बम नस्ब करके वो आबदोस के जरिए ही वहां से निकले थे और फिर काफी फासले पर पहुंचकर इमरान ने आबदोस को सतह समंदर पर उभारा और फिर ये बम डिस्चार्ज कर दिए गए। नतीजा ये कि गोल्डन स्पॉट किसी आतिशफिशा की तरह फट पड़ा। इमरान और उसके साथी अपनी आंखों से यहूदियों के इस प्रोजेक्ट को तबाह होते देखते रहे, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे। फिर इमरान अपने साथियों समेत उस आबदोस के जरिए ही केटो पहुंच गया। उन्होंने आबदोस को समंदर के अंदर ही छोड़ा और खुद वो गोताखोरी के लिबास में बाहर आ गए। क्योंकि आबदोस समंदर के अंदर थी, इसलिए इमरान को मालूम था कि पानी आबदोस के अंदर चले जाने की वजह से अब वो भी ऊपर न आ सकेगी और फिर वो एक वीरान साहिल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने गोताखोरी के लिबास उतारकर वहीं एक क्रैक में छुपाए और उसके बाद वो उस होटल में पहुंच गए थे। यहाँ आकर इमरान ने मर्फी को फोन किया और उसे धमकी दी कि अगर यहूदियों ने मजीद कोई कार्रवाई की तो फिर क्रैकॉन का हेडक्वार्टर भी तबाह किया जा सकता है। इमरान साहब, क्या वाकई आपको मालूम है कि क्रैकॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है? सफदर ने इमरान के रिसीवर क्रिडल पर रखते ही पूछा। अभी तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन इस क्रैकॉन का असल प्रोजेक्ट यही गोल्डन स्पॉट ही था। इसके तबाह होने के बाद अब क्रैकॉन
एक आम सी मुजरिम तंजीम बनकर रह गई है, इसलिए अब उसके खिलाफ कार्रवाई करना हमारा काम नहीं है। इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और फोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसने उसे एक बार फिर डायरेक्ट किया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई थी, यहाँ से इसराइल का राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर चाहिए। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से उसे दोनों नंबर बता दिए गए। इमरान ने शुक्रिया अदा करके क्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई थी। क्योंकि लाउडर का बटन ऑन था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सब सुन रहे थे और उन्हें पहले इमरान के इंक्वायरी से इसराइल और उसके दारुल हुकूमत के राब्ते नंबर मालूम करने और अब प्रेसिडेंट का लफ्ज सुनते ही वो समझ गए थे कि इमरान इसराइल के सदर से बात कर रहा है। मैं पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब से मेरी फौरन बात कराओ वरना इसराइल को इंतहाई खौफनाक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, मैं मालूम करता हूँ। दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया, हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? कुछ देर बाद मिलिट्री सेक्रेटरी की आवाज सुनाई थी। यस, इमरान ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट साहब से बात करें। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा। हेलो, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वाकई तुम इमरान बोल रहे हो? दूसरी तरफ से सदर की आवाज सुनाई थी। वाकई इमरान नहीं जनाब, मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुम हलाक नहीं हुए, मुझे पहले ही तुम्हारी हलाकत की रिपोर्ट पर शक था। दूसरी तरफ से सदर ने कहा तो इमरान समझ गया कि क्रैकॉन ने उसकी हलाकत की रिपोर्ट इसराइल पहुंचाई होगी। इसका मतलब है कि मेरी ये इत्तला दुरुस्त है कि इसराइल क्रैकॉन की सरपरस्ती कर रहा है। बहरहाल, मैंने आपको ये इत्तला देने के लिए फोन किया है कि क्रैकॉन का गोल्डन स्पॉट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। वो तमाम मशीनरी जिसकी बुनियाद पर क्रैकॉन पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ख्वाब दिख रही थी और उसका तजुर्बा वो पाकिस्तान पर करना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क काफिरिस्तान से मुज़ाकरात कर लिए थे, वो सब कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और मैंने क्रैकॉन हेडक्वार्टर के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज मर्फी को भी फोन पर कॉल करके ये सब कुछ बता दिया है और उसे मैंने ये भी बता दिया है कि अगर अब क्रैकॉन ने पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो फिर क्रैकॉन के हेडक्वार्टर का भी यही हशर होगा जो गोल्डन स्पॉट का हुआ है। दूसरी बात ये कि क्या इसराइल और दुनिया भर में फैले हुए यहूदियों को मुस्लिम दुश्मनी के अलावा और कोई काम नहीं है? क्या आपके साइंसदान और माहिरीन इंसानी फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं कर सकते? अब तक यकीनन आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि यहूदी चाहे लाख कोशिश कर ले, वो मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बात पर ठंडे दिल व दिमाग से गौर करेंगे। बाय बाय। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और रिसीवर रखकर उसने एक तवील सांस लिया। ये आपका ही हौसला है इमरान साहब कि आप इसराइल जैसे मुल्क के सदर को इस तरह खुलेआम धमकियां देते हैं। सालिया ने बेख्तियार होकर कहा, ये जब भी ऐसा करता है मुझे हकीकतन उस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे ये इस दुनिया का रहने वाला इंसान ना हो, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए किसी फरिश्ते को इंसानी रूप में भेज दिया हो। जूलिया ने बेख्तियार होकर कहा तो सब उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े। ओ, तो ये बात है, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम मुझसे ज्यादा तनवीर को क्यों लिफ्ट करती हो। इमरान ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। काश मिस जूलिया की बात दुरुस्त हो और तुम वाकई कोई फरिश्ता हो जाओ और किसी रोज गायब हो जाओ। तनवीर ने बेख्तियार इंतहाई हसरत भरे लहजे में कहा तो कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। इमरान और जूलिया भी तनवीर की ये बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़े थे। खत्म शुद्ध।